आप सबों को जय हिंद। आइए हम लोग आज एक फिर से जनसंख्या भूगोल का एक नया टॉपिक देखते हैं। उसके पहले जो मेरे वीडियो पर नए हैं वैसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो को आप देखिए। आज का टॉपिक है जनसंख्या भूगोल के तहत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत में एक्चुअली क्या बताया गया है कि जो पूरे विश्व में जो जनसंख्या का आकार है उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। जनसंख्या कभी घटती है, कभी बढ़ती है। तो इस घटने बढ़ने को हम लोग पहले देख चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया में जितने भी देश हैं उनके यहाँ पॉपुलेशन का क्या आकार है, क्या उनका साइज है। उनका साइज कम है अर्थात छोटा आकार है कि मध्यम आकार है कि बड़ा आकार है। तो देर न करते आइए इसके हम लोग मूल विषय पर वस्तु पर आते हैं। सबसे पहले विश्व में जितने भी डेमोग्राफिक ज्योग्राफर्स थे उन्होंने यह सर्वे किया तो देखा कि विश्व के सभी देशों की जनसंख्या एक समान नहीं है। कहीं है जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो कहीं कम है। तो इस सर्वे को सबसे पहले देने वाले थे अमेरिका के एक विद्वान जिनका नाम था थॉमसन, जिन्होंने 1929 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया, जिसका नाम दिया गया जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। बाद में क्योंकि इस सिद्धांत के साथ ही इसमें बहुत खामियां दिखाई पड़ी, इसकी बहुत आलोचनाएं होने लगी, तो फिर एक दूसरे विद्वान आए जिनका नाम था नोटेस्टीन महोदय, जिन्होंने 1945 में इस सिद्धांत को दोबारा विश्व पटल पर रखा और तब यह सिद्धांत अपने मूल आधार पर सही साबित हुआ। इसमें क्या कहा गया कि जो भी पूरे विश्व की जनसंख्या है, विश्व का जो आकार है, उसमें मूल रूप से 3 तरह के आकार देखने को मिलते हैं। अर्थात जनसंख्या की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया। कोई विद्वान का मानना है कि नहीं, जनसंख्या की 4 अवस्थाएं होती है, किसी ने इसको 5 अवस्थाओं में बांटा है। लेकिन हम लोग फिलहाल जो हम लोग का मोटा मोटी जो इसका बेस है उसको हम लोग 3 आधार में बांट के पढ़ते हैं, जिन्होंने उसको जनसंख्या की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था कहा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रथम अवस्था। इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में दुनिया के वैसे देश हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, वे पिछड़े देश हैं, वे रूढ़िवादी परंपरा विश्वास करते हैं। तो उनके यहाँ क्या है, बर्थ रेट उच्च है, अर्थात जन्म दर क्या है, उच्च है। साथ ही साथ उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है, खान पान का स्तर निम्न है, वे रूढ़िवादी संस्कृति विश्वास करते हैं। तो उनके यहाँ चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो जच्चा बच्चा दोनों कमजोर, उनके यहाँ विवाह की कोई उम्र नहीं है, लोग बाल विवाह करते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनका मृत्यु दर जो डेथ रेट है वह भी क्या है, हाई है, दोनों उच्च है। आज से हम लोग 100 साल पहले चले जाएं या 150 साल पहले चले जाएं, दुनिया के सभी देश इसी अवस्था में थे, जहाँ पर क्या है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, उनके यहाँ रूढ़िवादी विचारधारा थी, उनके यहाँ बाल विवाह की प्रथा थी, जिस कारण उनके यहाँ चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया नहीं थी। इस कारण क्या था, बच्चों का जन्म दर ऊंचा था, और साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्था न होने से या बाल विवाह होने के कारण बच्चों की मृत्यु दर भी क्या है, उच्च थी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो लोग रूढ़िवादी परंपरा विश्वास करते हैं वे लोग संतान को ईश्वर की देन समझते हैं। वे सोचते नहीं ये ईश्वर का देन है, इसे सर स्वीकार करना चाहिए। तो इस कारण से क्या था, दोनों उच्च है। तो दोनों उच्च रहने से क्या, आइए इसको हम अपने डायग्राम से समझते हैं। ये हम लोग का दिया हुआ है, जो वर्टिकल लाइन है वो दिखा रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट को, अर्थात जन्म दर मृत्यु दर को शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज लिखे हैं, 0, 10, 15, 20, 10, 15, हम लोग का 20 हो जाएगा, 25, 30, इस तरह से ऊपर है। ये टाइम को दिखा रहा है, समय सारणी टाइम पीरियड को दिखा रहा है। तो हम लोग का जो बर्थ रेट है उसका लाइन कंटिन्यूस लाइन है, बर्थ रेट को हम लोग कंटिन्यूस लाइन से दिखाए हैं, और डेथ रेट को हम लोग टूटी हुई लाइन से दिखाए हैं, डिसकंटिन्यूस लाइन से दिखाए हैं। इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जनसंख्या 0 से शुरू हुआ, अर्थात इसका बर्थ रेट क्या है, 0 से शुरू हुआ, और पहला स्टेज में क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। पहला स्टेज में बढ़ के कहाँ गया,
बिल्कुल यहाँ से नीचे से पढ़ना शुरू और क्या बढ़ते बढ़ते क्या है आगे चला गया, अर्थात 20-25 क्या प्रतिशत क्या का इसका प्रतिशत इसका जन्म दर है। साथ ही साथ क्या डेथ रेट भी ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट क्या है ऊपर नीचे हो रहा है, कभी जन्म दर से ऊंचा है कभी जन्म दर से नीचा है, तो इस लाइन को बार बार क्या है ऊपर नीचे काट रहा है, और वह भी क्या इसके साथ साथ ही चल रहा है, कब तक, पहली अवस्था तक। तो इसमें हमने क्या देखा कि इस अवस्था में दोनों हम लोग का उच्च है, जन्म दर है और मृत्यु दर है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो टोटल रिजल्ट इसका होगा कि आबादी में क्या है बहुत कम बढ़ोतरी होगी। इसको हम लोग एक और डायग्राम से समझ सकते हैं, इसको हम लोग टाइम ले लेंगे, ये हम लोग का टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। तो क्या हम देखते हैं कि हम लोग का जो टोटल आबादी हुआ क्या होगा, उसमें बहुत कम वृद्धि होगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो पहली स्टेज दर में क्या होगा कि आबादी में क्या बहुत मामूली वृद्धि होगी, मामूली वृद्धि होगी, क्योंकि क्या दोनों उच्च हम लोग का है, तो दोनों जब उच्च है तो जो टोटल आबादी है उसमें बहुत कम बढ़ोतरी होगी। तो ये प्रथम अवस्था में ऐसा देखा गया। तो अभी भी दुनिया के बहुत ऐसे देश अवस्था में हैं, जैसे हम लोग अफ्रीकन कंट्री जितने भी देश हैं वो लगभग इसी अवस्था में गुजर रहे हैं, उसके अधिकांश 90% देश इसी अवस्था में, चूंकि अफ्रीका महादेश दुनिया का अंध महादेश है, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, और यहाँ अभी भी जीवन जीने के लोग सुविधाएं नहीं है, उनका प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न है, वे लोग अपने प्रारंभिक अवस्था में है, उनके यहाँ रूढ़िवादी विचारधारा है, उनके यहाँ बाल विवाह की प्रथा है, इस कारण से उनके यहाँ क्या है अभी भी जनसंख्या की पहली अवस्था ही चल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि जब ऐसा हमने देखा तो भूगोलवेताओं ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, जनसंख्या तो बढ़ ही नहीं रही है, जनसंख्या में कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका वृद्धि का, जन्म दर भी ऊंचा रहने से मृत्यु दर ऊंचा रहने से क्या है कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो खास करके यदि भारत के परिवेश में देख के हम लोग जो सेकंड हम लोग का है दूसरी अवस्था, सेकंड स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय अवस्था। इसमें क्या है कि हमारा बर्थ रेट ज्यों का त्यों रहा, अर्थात हाई रहा, लेकिन हमने डेथ रेट को क्या किया, कम कर लिया। कम कर क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, तो भारत के परिवेश में हम लोग देखते हैं कि खास करके जब देश हम लोग का 1940-50 के दशक में था, तो आज़ादी के बाद सरकार ने इस पर ध्यान दिया और सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं का आयात किया, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। बच्चों को बचाने के लिए फॉरेन कंट्री से लाइफ सेविंग ड्रग्स का इंपोर्ट हुआ, आयात हुआ, और यहाँ चिकित्सा सुविधा बहाल हुई। साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई, लोगों के प्रति आय में वृद्धि हुई, उनका खान पान में सुधार हुआ, उनके यहाँ बाल विवाह की प्रथा समाप्त होने लगी। इसका रिजल्ट हुआ महिला पुरुषों का जो विवाह का उम्र है उसको तय कर दिया गया, कानूनी मान्यता दे दी गई कि नहीं, लड़का का उम्र 21 साल में शादी करना और लड़की की शादी 18 साल में करना। इससे क्या हुआ कि जो हम लोग का डेथ रेट था उसमें बेतहाशा कमी आई, लगातार कमी होती चली गई, लेकिन हम लोग का जो बर्थ रेट है वह ज्यों का त्यों बना रहा। तो इसको हम लोग देखते हैं इस डायग्राम से, यहाँ पर सेकंड फेज हम लोग का क्या देख रहे हैं कि हम लोग का बर्थ रेट अभी बढ़ ही रहा है ना, अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन डेथ रेट हम लोग क्या धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ, इसमें क्या धीरे धीरे कमी हुई। तो टोटल हमने क्या देखा कि टोटल आबादी में अब हमको वृद्धि नजर आ रही है। तो इस डायग्राम को यहाँ पर देख सकते हैं, क्या टोटल आबादी में क्या होगी, टोटल आबादी में क्या होगी, अब वृद्धि नजर आएगी हमको, ये बढ़ता हुआ ग्राफ जो है ऊपर जाएगा। तो ऐसा कहाँ हो रहा है, तो ऐसा दुनिया के लगभग सभी विकासशील देशों में है। भारत के उपमहाद्वीप में जितने भी देश हैं वे इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो दक्षिण अमेरिका के जो भी देश हैं वो इस अवस्था में हैं। उसके बाद हम लोग का इंडिया से जो हम चले जाएं पूरा, तो हम लोग का म्यांमार है, उधर हम लोग का वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर, ये सब देश क्या है जनसंख्या की अपनी दूसरी अवस्था में, जहाँ पर जन्म दर ज्यों का त्यों है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, घट गया। सुविधाओं के बढ़ने से लोगों का खान पान में सुधार हुआ, वे पढ़ लिख गए, वे साक्षर हो गए, उनका प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, उनके यहाँ सरकारी फैसिलिटी बढ़ गई, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ गई, बच्चे अब नहीं मर रहे हैं, है ना। इस कारण से क्या जन्म दर मृत्यु दर बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया, बिल्कुल मैंने जीरो नहीं हुआ, फिर भी क्या बहुत कमी आई इसमें। और उस कमी का रिजल्ट हुआ कि जनसंख्या बेतहाशा वृद्धि हुई, ओवर क्राउड पॉपुलेशन इन देशों में है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भारत क्या है, अभी तो डाटा उतना ऑथेंटिक नहीं आया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत अभी वर्तमान 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो चुका है। क्योंकि चीन में प्रतिबंध था कि चीन में एक संतान से अधिक संतान आप नहीं रह सकते हैं, तो इस नियम के चलते वहाँ लिमिटेशन था
जिसका रिजल्ट हुआ कि भारत अभी दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। लेकिन अभी करंट डाटा मैं बता दूं आपको कि हाल में अभी कुछ महीना पहले चीन ने इस बैरियर को खत्म कर दिया। वहां पे यह घोषणा की गई कि जो 1 से अधिक संतान रखेंगे उनको 1.5 लाख प्राइज दिया जाएगा, वैसे बुजुर्गों को, वैसे दंपतियों को जिनके यहाँ 1 से अधिक संतान पैदा होंगे। तो खैर ये बातें विश्व स्तर की है, उसमें हमको नहीं जाना है। फिलहाल हम लोग को देखना है अपने पॉइंट पर कि सेकंड फेज में क्या हुआ। सेकंड फेज का रिजल्ट क्या हुआ कि बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक, अब क्या है, अब यह भी एक समस्या है कि आबादी जो बहुत ज्यादा, संसाधन की कमी है और आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वह भी एक समस्या का कारण बन गया है। तो इससे सीख लेते हुए विद्वानों ने, भूगोलविदाओं ने एक और प्रयास किया कि कैसे हम लोग अपने आबादी को चेक करें, अपने आबादी को कंट्रोल करें, क्योंकि ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन विकास का कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं होता है। तब हमने तीसरी अवस्था की ओर ध्यान दिया और इस अवस्था में दुनिया के भी बहुत सारे देश हैं। तीसरी अवस्था इसमें हमने क्या किया कि हमने अब बर्थ रेट को भी कम कर लिया और ऑलरेडी पहले से हम लोग का डेथ रेट क्या है, कम है। तो जब हम लोग का बर्थ रेट भी, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, जब हम लोग बर्थ रेट भी कम हो जाएगा धीरे धीरे और डेथ रेट पहले से भी कम है, तो क्या होगा, आबादी फिर कम हो जाएगी, आबादी में कमी धीरे धीरे हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अब क्या है, यह जो तीसरी अवस्था है वो दुनिया के विकसित देशों में है। जैसे विकसित देश हम लोग के कौन कौन है, कनाडा है, फ्रांस है, यूरोपियन कंट्री हम लोग का है, अमेरिका है, जापान है, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या है, दुनिया के विकसित देश हैं, जहां पर क्या है, लोग संतान उत्पत्ति को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। उनके यहाँ रूढ़िवादी परंपरा नहीं है, उनके यहाँ जो है विवाहिक संस्कार नहीं है, उनके यहाँ शादी एक मनोरंजन का जरिया है। आपको बता दूं कि अमेरिका में एक सर्वे किया गया कि 1000 महिलाओं पे सर्वे किया गया, तो पूछा गया उनसे कि आपको क्या चाहिए, एक कार चाहिए, एक बच्चा चाहिए। तो अधिकांश लोगों का जवाब था कि मुझे बच्चा नहीं, मुझे एक कार चाहिए। अर्थात वहाँ का जीवन ऐसो आराम का जीवन है। लोग संतान उत्पत्ति में बंधे हुए नहीं है, उनकी परंपरा रूढ़िवादी नहीं है, वे शादी को एक मौज मस्ती का जरिया समझते हैं। ठीक है, तो कहने का जो भी हमारा विकसित देश है, कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये भी जितने भी देश हम रहे हैं, ये सब के सब क्या है, तीसरी अवस्था में, अर्थात ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं और उनके यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं, संतान उत्पत्ति के कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए क्या हमने देखा कि जब हमारा बर्थ रेट भी घट गया तो ऑटोमेटिक रूप से आबादी अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ क्या होगा, इस डायग्राम में भी क्या होगा, जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। तो कुल मिलाकर हमको देखा जाए कि जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है वो ओवरऑल पूरे विश्व के देशों के आबादी के साइज को एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि क्यों किस देश में आबादी इतनी ज्यादा है, उसके पीछे क्या कारण है, किस देश की आबादी क्यों इतना ओवर क्राउडेड है, उसके पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है, और किसी देश में आबादी क्यों में इतना क्यों कमी है, वहाँ बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। तो ये एक तरह से विकास का पैमाना है कि जिस पैमाने पर, विकास के जिस पैमाने पर हम रहेंगे, हमारे देश की जनसंख्या उसी अनुसार जो है सो क्या है, अधिक, मध्यम और कम रहेगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बहुत विस्तार पूर्वक डायग्राम के थ्रू बताया और समझाने का प्रयास किया कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है और यह कैसे विश्व के पूरी जनसंख्या के आकार को परिभाषित करता है, वर्णित करता है, उस पर प्रकाश डालता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अगले टॉपिक में लेके आऊँगा कि जनसंख्या के बढ़ने से क्या समस्याएं होती है और उस समस्या से निजात पाने के लिए हमने पॉपुलेशन पॉलिसी का निर्माण किया है, जनसंख्या नीति का निर्माण किया है, जिसके तहत हमें कैसे अपने देश या विश्व के देशों की जनसंख्या को कम करना है ताकि संसाधन भी मेरा समान रहे और आबादी भी समान रहे, संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ ना पड़े, जिससे देश एक सही रास्ते पर बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।